हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु। वेलकम टू आवर पोरवल कोचिंग क्लासेस। आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आए DSSB का, जिसका नाम है अभिप्रेरणा। देखिए, सबसे पहला चैप्टर मैंने क्यों चुना, सबसे पहला टॉपिक मैंने अभिप्रेरणा का इसलिए चुना क्योंकि आप सभी को एक आवश्यकता है अभिप्रेरणा की, जिससे आप DSSB की तैयारी कर सकें। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं अभिप्रेरणा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोटिवेशन। क्या बोलते हैं? मोटिवेशन, जो एक लैटिन वर्ड मोटम से बना है। कौन से वर्ड से? लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड क्या नाम है इसका? मोटम। और उसको क्या बोलते हैं? मोटम का मतलब होता है क्रिया करना। क्या मतलब होता है? क्रिया करना। और देखिए, मोटम का मतलब क्रिया करना होता है। कई बुक्स में आपको मोवेर लिखा होगा। मोवेर, इसका मतलब भी मोटम मोटिवेशन से रिलेटेड होता है। इसका ये भी जो है मोवेर भी है, जो मोटिवेशन से संबंधित होता है। अब मोटिवेशन का मतलब क्या, यानी अभिप्रेरणा का मतलब क्या? कि आपके अंदर एक ऐसी प्रेरणा लाई जाए जिससे आप किसी काम को स्टार्ट कर सकें, उसको फिर कंटिन्यू कर सकें और देन उसको कंप्लीट फिनिश कर सकें। मोटिवेशन इसलिए लाया जाता है कि आप किसी भी काम को स्टार्ट करें और स्टार्ट करके कंटिन्यू रखें। अब इसी के साथ स्किनर ने बोला था कि मोटिवेशन सीखने के लिए एक रास्ता है, यानी सीखने के लिए कोई अगर जो रास्ते की बात की जाए तो उसका मतलब है मोटिवेशन, कि मोटिवेशन के द्वारा ही सीखा जा सकता है बहुत आसानी तरीके से। अब हम बात करते हैं मोटिवेशनल साइकिल की, यानी कि अभिप्रेरणात्मक चक्र। देखिए, आवश्यकता का मतलब होता है, सॉरी, नीड का मतलब होता है आवश्यकता। क्या मतलब होता है? आवश्यकता। अब नीड जो है वो दो तरीके की होती है। कौन कौन सी? एक इनबॉर्न, एक एक्वायर्ड। यानी कि ये जो इनबॉर्न है वो जन्मजात होती है, और जो एक्वायर होती है वो क्या होती है? वो हासिल की जाती है। यानी कि अगर इनबॉर्न के अंदर मैं बात करूं तो मैं लिख सकता हूं भूख, प्यास, नींद। ठीक है, ये सब इनबॉर्न है। और जो अगर मैं एक्वायर की बात करूं, किसकी? एक्वायर की। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसका मतलब है कि हम मोटिवेट हो रहे हैं किस चीज़ से? एक ऐसी चीज़ से जो हमारे जो मतलब जिसे हम अर्जित करते हैं, यानी कि जिसे आप बोल सकते हैं एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन बिना सीखे आप नहीं सीख सकते। ठीक है, जॉब बिना सीखे आप बिना पढ़े नहीं मिल सकती। तो ये नीड है, एक इनबॉर्न है और एक एक्वायर है। दो तरीके की नीड। देखिए, ये आपकी दो तरीके की नीड हो गई है। अब आगे बात करते हैं कि नीड मैं आपको समझा चुका हूँ। अब बात करेंगे एक्वायर की, सॉरी ड्राइव की, कि ड्राइव क्या होता है। ड्राइव वो हिस्सा है जो नीड से, वो पार्ट है जो नीड के आगे होता है। यानी कि अगर आपको नीड होती है तो आपकी जितनी भी क्रियाशीलता है वो बढ़ जाती है, यानी काम करने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और उसके बाद आप पहले से ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, आप काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, और ये नीड से ज़्यादा का नेक्स्ट लेवल, यानी नीड के अगला नेक्स्ट लेवल का प्रोसेस है, सक्रिय है। उसके बाद आता है अराउजल, जिसको आप बोलते हैं उत्तेजना। क्या बोलते हैं? उत्तेजना। यानी कि अब आप सक्रिय हो गए तो अब आपको काम करने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता आएगी, यानी बहुत ज़्यादा उत्तेजना होगी। क्योंकि नीड में आपको क्या चाहिए थी? जॉब चाहिए थी अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए। ठीक है, फिर आपने उसके लिए कार्य करना शुरू किया। अब आपको आगे उत्तेजना की, अब आप किसी भी उस कार्य को करने के लिए किसी भी मतलब हद तक जाएंगे, यानी कि अब आप वो कार्य जरूर ही पूरा करेंगे। अब फोर्थ पॉइंट आता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इसका मतलब क्या होता है? कि लक्ष्य उन्मुखीकरण व्यवहार। यानी कि अब आप यहाँ पर लक्ष्य को पाएंगे। आपकी उत्तेजना हो गई तो अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर लक्ष्य को पाएंगे। उत्तेजना के बाद का नेक्स्ट स्टेप है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी कि लक्ष्य की ओर बढ़ना, लक्ष्य की दिशा में व्यवहार करना। उसके बाद जब आप लक्ष्य की दिशा में काम करेंगे आपको क्या मिलेगी? अचीवमेंट मिलेगी। अब आपको मिलेगी अचीवमेंट, और अचीवमेंट के बाद फिर आपके क्या होंगे? लास्ट जो टॉपिक है, सॉरी लास्ट जो पॉइंट है इसका, यानी कि रिडक्शन ऑफ अराउजल, यानी कि उत्तेजना की कमी। देखिए, आपको जरूरत थी जॉब की, आपने उसके लिए कार्य किया, आपके पास उसके लिए उत्तेजना आई कार्य करने के बाद, फिर आपने ऐसा उस लक्ष्य को पाने के लिए ऐसे व्यवहार किए और लक्ष्य की दिशा में कार्य करना आरंभ कर दिया। देन आपको अचीवमेंट हुई, यानी कि उपलब्धियां हुई।
और लास्ट में जब आपको सब कुछ मिल गया तो आपकी जो उत्तेजना थी उसकी कमी हो गई है। तो देखिए यहाँ पे मैंने मतलब दे रखा है कि आवश्यकता, नीड, ड्राइव, अंतर्नोड, प्रबल प्रेरणा, स्टिमुलस या अराउजल, तीनों का मतलब सेम होता है, उसके दोनों का मतलब सॉरी। उसके बाद अगला आता है लक्ष्य ओरिएंटेड, यानी कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लक्ष्य को पाने के लिए कार्य करेंगे, लक्ष्य को पाने के लिए कार्य करेंगे, लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे और लक्ष्य की दिशा की तरफ व्यवहार करेंगे और यहाँ पे आप काम करना शुरू कर देंगे। फिर आपको क्या होगा इसके बाद, फिर आपकी होगी उपलब्धि और देन लास्ट उत्तेजना की कमी। अब देखिए इसको आप अगर स्टेप इसको 3 हिस्सों में बांट लीजिए, जिससे क्या है कि आपको ये आसानी से याद होगा। जैसे कि NDA यानी कि नीड, ड्राइव और यहाँ पर अराउजल, यहाँ NDA और इस तरफ आ जाइए तो GAR। अगर आप सर्कल चलेंगे तो NDA देन GAR, ऐसे आपके आ जाएंगे। और A मतलब अचीवमेंट, G मतलब गोल डायरेक्टेड और R मतलब रिडक्शन ऑफ अराउजल। ये आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आता है अभिप्रेरणा के प्रकार। देखिए यहाँ पे बात की जाती है कि अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है। तो अभिप्रेरणा आप कितने प्रकार की होती है, एक आपकी इंटरनल होती है और एक आपकी एक्सटर्नल होती है, ठीक है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल के बाद, अब इंटरनल क्या होता है कि जिसमें बच्चा अपने आप सीखता है या अपने आप सीखने के लिए तैयार होता है, उस पर उसका इंटरेस्ट भी होता है। क्या होता है, इंटरेस्ट होता है और उसको पता होता है कि उसको लाइफ में क्या करना है, आगे कैसे अपने लिए आगे बढ़ना है, और वो कहीं ना कहीं अपने आप से ही मोटिवेट होता है। तो इसे बोलते हैं इंटरनली। अब आता है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली में क्या होगा कि देखिए इसमें ना कोई बाहर वाला आपको मोटिवेट करेगा कि आपको ये काम करना है। जैसे कि अगर मैं आपका मन नहीं है टीचर बनने का, लेकिन आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप टीचर बने, आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं, टीचर बने। और अगर आप टीचर बनेंगे तो आपको कम घंटे काम करना पड़ेगा, नहीं लेस टाइम आवर की कमी होगी, आपको कम काम करना पड़ेगा और दिन के दिन आप घर वापस आ जाएंगे, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे आपको बढ़ावा दिया गया, तब आप उसमें क्या हो गए, मोटिवेट हो गए और आप काम करने को तैयार हो गए। जो एक्सटर्नल होता है वो क्या होता है, वो बाहरी प्रोत्साहन होता है। बालक को बाहर से एक दिशा दिखाई जाती है और उस दिशा में वो व्यवहार करना आरंभ कर देता है। आगे बढ़ते हैं। आता अभिप्रेरकों के प्रकार। अभिप्रेरक। अब देखिए इसमें अभिप्रेरक कौन कौन होते हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो आपका एक आता है बायोलॉजिकल। क्या आएगा, बायोलॉजिकल। और दूसरा की बात करूं तो वो क्या आएगा, वो फिजियो सोशल आएगा, फिजियो सोशल आएगा। देखिए बायोलॉजिकल मतलब जैविक होता है और फिजियो सोशल क्या होता है, मनोसामाजिक होता है। अब बायोलॉजिकल के अंदर आपको क्या होगा, इसके अंदर आपको भूख, प्यास, ठीक है, काम वासना, इन सब चीज़ों के अपने आप ही हार्मोन्स आपके सीक्रेट होंगे। देन इसमें अपने आप ही आपके जो शरीर है वो अपने आप ही उस पर निर्भर करेगा। और इसकी मेन चीज़ ये है कि शरीर के जितने भी तंत्र होते हैं वो इस पर निर्भर करते हैं। देन साइकोसोशल की बात करते हैं अब। तो साइकोसोशल क्या होता है कि इसके अंदर आपके आत्मसिद्धि, यानी कि आप समाज से और मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारक जितने भी होते हैं उन पे परस्पर अंतर्क्रिया करने की कोशिश करते हैं। आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होते हैं, ठीक है, आप एक्सप्लोर करते हैं। तो ये अभिप्रेरकों के प्रकार होते हैं। इसमें एक बायोलॉजिकल आ गया और एक सोशल आ गया। देखिए ये अभिप्रेरकों के प्रकार जो है भी मैंने करा दिए हैं। अगर मैं तेज़ चल रहा हूँ या काफ़ी जल्दी बता रहा हूँ तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बता देना। तो मैं नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगा कि जो आपकी वीडियो को मैं लेकर चलूँ वो थोड़ा सा आहिस्ता लेकर चलूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैंने यहाँ तक थोड़ा सा फास्टली कराया आपको। अब आते हैं छात्र को अभिप्रेरित करने की विधि। देखिए छात्र को अभिप्रेरित कैसे किया जा सकता है। सबसे पहला आता है प्रशंसा एवं निंदा, यानी कि अगर हम छात्रों की प्रशंसा करें या निंदा करें, कहीं ना कहीं छात्र क्या होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं। फिर आता है सेकंड पॉइंट पुरस्कार एवं दंड। अगर हम किसी भी छात्र को पुरस्कार करते हैं तो बच्चे अभिप्रेरित होते हैं, अगर दंड देते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं बच्चा अभिप्रेरित होता है। लेकिन हर बच्चा अभिप्रेरित नहीं होता। सफलता और असफलता। अगर कोई बच्चा सफल होता है एक बार में तो वो अभिप्रेरित होता है, लेकिन अगर कोई एक बार में सफल नहीं होता
एक बार में सफल नहीं होता, और अगर असफल हो जाता है तो वो अगली बार के लिए मेहनत करता है और उसको पता होता है कि मैं अब सफल होऊंगा, तो यानी कि वो उस असफलता से अभिप्रेरित है। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, कुछ बच्चों के आपके जैसे सीटेट के एग्जाम भी एक बार में क्वालिफाई नहीं होते हैं, या DSSB का एग्जाम काफी बच्चों ने दिया हो, KVS का एग्जाम दिया हो, NVS का दिया हो, तो इसमें एक बार में क्वालिफिकेशन जो क्वालिफाई होते हैं आप नहीं हो पाते हैं, एक बार में आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाती है, तो आप बार बार उस जॉब को पाने के लिए अभिप्रेरित हैं, कहीं ना कहीं आप मोटिवेट हैं कि आपको वो जॉब पानी है, इसलिए असफलता भी वो मैटर नहीं करती है। फिर आता है आवश्यकता एवं रुचि। देखिए आपकी आवश्यकता जो है वो कहीं ना कहीं आपके अभिप्रेरणा को प्रभावित करती है, और आपकी रुचि भी अभिप्रेरणा को प्रभावित करेगी। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो कोई कितना भी सर पैर मार ले, आप नहीं काम कर सकते। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि अगर उन्हें खेलने में इंटरेस्ट है तो वो खेलेंगे ही, आप उन्हें पढ़ने को बोलो तो वो पढ़ेंगे नहीं, और कुछ को पढ़ने को है तो अगर उनको बोलो खेलने को तो वो खेलने नहीं जाएंगे, ऐसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रतिफल का ज्ञान कराना, यानी कि उनको रिजल्ट का पता होना चाहिए कि इस रिजल्ट से ये बेनिफिट्स होने वाले हैं और ये नुकसान होने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर उनको रिजल्ट का पता होगा, समय समय पर उनको पता चलता रहेगा कि उनका रिजल्ट क्या है और किस तरीके से, तो वो बच्चे उससे अभिप्रेरित होते रहेंगे। नेक्स्ट आता है जितने भी हमारे सिद्धांत हैं, अभिप्रेरणा के सिद्धांत, इनकी बात करते हैं। सबसे पहला जो सिद्धांत है हिरार्की थ्योरी, इसको किसने दिया था? इसको दिया था मैस्लो ने। किसने दिया था? मैस्लो ने। और हिरार्की का दूसरा नाम क्या है कि मैस्लो हिरार्की नीड थ्योरी, और उसका एक अगला एक नाम और है, एक नाम है वो क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। तो हिरार्की थ्योरी का एक ये नाम भी है। अभी मैं यहाँ पे आपके अभिप्रेरणा के जितने सिद्धांत हैं इनके बारे में बात करूंगा। तो देखिए मैं धीरे धीरे आपको सारे जो 5 मैंने लिखवाए हैं, मैं पांचों का कहीं ना कहीं डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैंने हिरार्की थ्योरी बता दिया, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। इसके अंदर जो मैस्लो ने हमें 5 तरह की आवश्यकताएं यानी 5 तरह की हमारी नीड बताई हैं कि हम 5 तरह के नीड के थ्रू अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को पा सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंस्टिंक्टिव थ्योरी, इसको दिया मैकडूगल ने। किसने दिया? मैकडूगल ने। और मैकडूगल ने दिया, और कब दिया? ये इसका प्रतिपादन जो किया था वो 1908 में किया था, और इसमें इन्होंने ये कहा था कि व्यक्ति के अंदर, एक जो व्यक्ति होता है उसके अंदर कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं। प्रवृत्तियां मतलब इंस्टिंक्ट होते हैं जिसके आधार पर वो व्यवहार करते हैं, और इन्होंने 14 इंस्टिंक्ट के बारे में बताया था, और इन्होंने 3 विशेषताएं भी दी थी, और उन विशेषताओं के बारे में ये कहा था कि ये जन्मजात होती हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती हैं, ये व्यवहार को प्रेरित करती हैं। सेम ऐसे आता है, अब तीसरा आएगा अचीवमेंट थ्योरी। क्या आएगा? अचीवमेंट थ्योरी। ये दिया था मैकक्लेलैंड ने। किसने दिया था? डेविड मैकक्लेलैंड ने। देखिए मैं आपको लिख देता हूँ, स्पेलिंग बता देता हूँ। डेविड मैकक्लेलैंड ने, ये मैकक्लेलैंड ने दिया था। ऑर्डिनेशन थ्योरी। देन लास्ट आता है हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी। जो हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी है इसे दिया था फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने 1966 में। 1966 में। इस ऑर्डिनेशन का थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इसलिए अभी मैंने आपको नहीं बताया। अब आगे बढ़ते हैं थ्योरीज के बारे में। देखिए ये आ गई हैं मैस्लो की थ्योरी। किसकी थ्योरी? मैस्लो की थ्योरी। मैस्लो की थ्योरी आ गई है। मैस्लो की थ्योरी सबसे पहले ही बोलती है फिजियोलॉजिकल के अंदर, ये जो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहली बोलते हैं नीड है, यानी सबसे पहली नीड क्या है? फिजियोलॉजिकल। इसका मतलब है कि ये इसके अंदर वो वस्तुएं आएंगी, यानी वो चीजें आएंगी जो मनुष्य के डेली लाइफ से रिलेटेड, यानी कि शरीर से रिलेटेड है, यानी कि उसके जीवन से रिलेटेड है। इसमें आप भूख, प्यास, ये दोनों ऐड कर सकते हैं। फिर आता है सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब क्या? कि जब हमारी पहली बेसिक नीड वो पूरी हो जाती है तो उसके बाद हम अपनी सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। किसके बारे में? सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। देखिए इस आवश्यकता में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के डर तथा असुरक्षा से बचने की कोशिश करता है। तो सेफ्टी मतलब सुरक्षा। क्या होता है? सुरक्षा। फिर तीसरा आएगा लव या बिलोंगिंग। देखिए लव या बिलोंगिंग नीड्स,
इसको बोलते हैं आत्मीयता का सिद्धांत। इसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति का दूसरों से प्रेम करना और उनका प्रेम प्राप्त करना होता है। तो इस तरह की आवश्यकता के कारण व्यक्ति परिवार, धर्म, प्रजाति ये सब स्थापित करता है। वो कहीं ना कहीं एक आइडेंटिफिकेशन लेके आता है इसके अंदर। देन चौथा आता है स्टीम नीड। इसको बोलते हैं आत्मसम्मान, सम्मान की आवश्यकता। क्या बोलते हैं? सम्मान की आवश्यकता। तो इस आवश्यकता में हम स्वयं आत्मसम्मान तथा दूसरों के सम्मान प्राप्त करने की ओर बढ़ते हैं और इसी को हमारी उपलब्धि कहा जाता है। अब आता है लास्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसका मतलब है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। देखिए, आत्मसिद्धि आवश्यकता क्या है कि व्यक्ति की जितनी भी पोटेंशियल हैं, जितनी भी संभावनाएं हैं, या लगा लो कि अंतर्निहित जितने भी उसके अंदर गुण हैं, उन सबको विकसित करने से है। आत्मसिद्धि जो है यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो व्यक्ति सेल्फ अवेयर होता है, समाज के प्रति क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, वो क्रिएटिव होता है, और उसमें नवीनता के गुण पाए जाते हैं, यानी कि वो कुछ नया करने की कोशिश करता है। तो ये जो व्यक्ति होते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होते हैं। ये मैस्लो की थ्योरी है। सबसे पहली नीड होती है फिजियोलॉजिकल, जिसमें भूख और प्यास लगती है। देन सेकंड नीड होती है सेफ्टी। जब भूख प्यास हमारी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम सेफ्टी की तरफ बढ़ते हैं। और तीसरा जो आता है आत्मीयता का सिद्धांत, यानी लव बिलोंगिंग आती है। इसमें हम प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं। चौथा आता है सम्मान का, और देन लास्ट आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आगे 14 इंस्टिंक्ट अकॉर्डिंग टू मैकडूगल। मैकडूगल ने 14 इंस्टिंक्ट दी थी और उन्होंने ये बताया था कि हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग क्या होती हैं, संवेगात्मक होते हैं। हर व्यक्ति के अलग अलग संवेगात्मक होते हैं और जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं, और जिसके बिहार पर जो मानव है वो व्यवहार करता है। और इनकी मैंने अभी आपको बताई थी कि 3 विशेषताएं भी बताई थी। ये जन्मजात होती हैं, ये व्यवहार को प्रेरित करती हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इसका मतलब क्या है कि जब कोई भी उसकी प्रवृत्ति यानी कि इंस्टिंक्ट जो है वो एक्टिव होती है, तो कहीं ना कहीं उसके इमोशंस भी इफेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं उसके इमोशंस भी इफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कॉम्बैट की, कॉम्बैट क्या होता है? कॉम्बैट का मतलब होता है गुस्सा। कॉम्बैट का एसोसिएटेड इमोशन क्या है? गुस्सा है। जैसे क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी की अगर मैं बात करूं यानी जिज्ञासा की, तो इसका क्या होगा? आश्चर्य से होगा। ऐसे ही जैसे सेक्स दिया हुआ इन्होंने, सेक्स का क्या दिया था कि अगर मैं बात करूं काम वृत्ति की, मेरे को काम की भावना है, तो लस्ट मतलब कामुकता से कंप्लीट हो जाएगी। एस्केप, एस्केप होता पलायन। अगर हमें डर होता है हम तभी तो भागते हैं, यानी कहीं ना कहीं इमोशंस हमारे इससे रिलेटेड हैं। तो ऐसी 14 इमोशंस हैं, आप पढ़ लीजिए 14 के 14, और अगर ना समझ में आए तो मैं हिंदी में भी इसको डिफाइन कर दूंगा। आगे बढ़ेंगे। अब आता है हमारा तीसरा जो सिद्धांत आता है वो आता है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो मैकलेलैंड है, जिन्होंने 1975 में ये सिद्धांत दिया था। और ये अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी यानी कि उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत है, और इसके अंदर हम अपने उच्च स्तर की उपलब्धियों को प्राप्त करने के प्रयास करते हैं, और जैसे जैसे हम स्टेप बढ़ाते हैं हमारी उपलब्धियां कंप्लीट होती जाती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चौथा आता है ओरिएंटेशन। क्या आता है? ओरिएंटेशन। अब देखिए, ओरिएंटेशन जो होता है ये 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का। सबसे पहले परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, यानी कि हमें अपनी परफॉर्मेंस को देना ही होता है, हमें फर्स्ट आने की कोशिश होती है। इसमें क्या होता है? इंसान फर्स्ट आता है। सेकंड जो होता है वो क्या होता है? फेलियर अवॉइडेंस। सेकंड क्या होता है? फेलियर अवॉइडेंस। देखिए, इसमें बच्चा फेल होने के डर से बचता है, यानी फेल होने के डर से बचता है। और तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है मास्टरी ओरिएंटेशन। तीसरा क्या आता है? मास्टरी ओरिएंटेशन। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे को फेल या पास होने का मतलब नहीं होता, उसको सिर्फ मतलब होता है नॉलेज से। किससे मतलब होता है? उसको मतलब होता है नॉलेज से। तो देखिए, कहीं ना कहीं हमें मास्टरी ओरिएंटेशन को ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी मास्टरी ओरिएंटेशन होगी हमारे पास, तो हमारी परफॉर्मेंस में इम्प्रूव अपने आप ही होगा, और फिर हम ना फेल होंगे और ना हमारी परफॉर्मेंस को
खराब हो पाएगा। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमें नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए, और जिसके पास नॉलेज होगी कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस को अपनी बेस्ट दे पाएगा। तो ये ओरिएंटेशन इतना ही था, इससे ज़्यादा नहीं था। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हर्जबर्ग थ्योरी। हर्जबर्ग थ्योरी आएगी, और हर्जबर्ग थ्योरी को मैंने बताया था हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी। क्या बताया था? हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी। जो हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी है उसको किसने दिया? उसको दिया हर्जबर्ग ने, फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने। कब दिया? 1966 में दिया। ठीक है। और इन्होंने दो कारक बताए थे, एक हाइजीन फैक्टर बताया, दूसरा मोटिवेशनल फैक्टर बताया। अब हाइजीन के अंदर क्या बताया कि हाइजीन फैक्टर के अंदर इन्होंने बताया कि वातावरण का महत्व ज़्यादा होता है। हाइजीन फैक्टर के अंदर वातावरण का महत्व ज़्यादा होता है। इसको स्वास्थ्य कारक भी बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले अब इसकी मैं बात करते हैं तो कार्य करने की परिस्थितियां आ जाती हैं। देन सुपरविजन के तरीके से आप काम करने लगते हैं, आप नई पॉलिसीज बनाते हैं और सुरक्षा के तरीके से वर्क करते हैं। उसके बाद आता है मोटिवेटर, यानी मोटिवेशनल फैक्टर जो आता है, उसमें क्या होता है, हम बच्चों को खुश रखते हैं और उनकी परफॉर्मेंस और एटीट्यूड कहीं ना कहीं इससे दोनों को इफेक्ट करता है। और इसमें रिकॉग्निशन होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फ्रीडम होती है और पर्सनल ग्रोथ होती है। तो इसी तरीके के आपके ये थ्योरीज हैं। और ये आपकी लास्ट थ्योरी थी हर्जबर्ग की थ्योरी। देखिए, किसी ने इसके अंदर सिगमंड फ्राइड को भी विशेष डिफाइन कर रखा है, लेकिन सिगमंड फ्राइड को मैं आपके व्यक्तित्व वाला जो चैप्टर है, पर्सनैलिटी वाला, उसके अंदर लेकर आऊँगा, क्योंकि सिगमंड फ्राइड की बात उसी के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि उन्होंने चेतन अचेतन ऐसे काफ़ी मनों को बताया है। और फिर उसमें ईड ईगो दोनों इन सब के बारे में आएगा। तो मैं जब वो पर्सनैलिटी का चैप्टर कराऊंगा मैं आपको तब बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी कोशिश करूँगा कि उनको सॉल्व कर दूँ। थैंक यू।